हेलो बच्चों। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपके साथ सारी की सारी जर्नल एंट्रीज के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हमारा ये चैप्टर है 8 से 10 नंबर की वेटेज जो रखता है, इसके शुरुआती इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करने के लिए मैं कुछ बातें यहाँ पे बाइफरकेट करके बना देता हूँ कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। फिर मैं आपको लेके चलूंगा इसके कॉन्सेप्चुअल जर्नल एंट्री वाले पार्ट पर। तो देखो जी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर कि इसमें कितने प्रकार की पार्टीज होती हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो हमेशा 3 पार्टीज पर आधारित होता है। कौन कौन? पहले होता है एक वो व्यक्ति जो बिल को ड्रॉ करता है, बनाता है, जिसे हम कहते हैं ड्रॉवर। तो आमतौर पे जो व्यक्ति गुड्स को बेचता है, सेल करता है, वो ड्रॉअर होता है। दूसरी पार्टी जो होती है हम उसे कहते हैं ड्रॉई, यानी कि दूसरा व्यक्ति जिसे सामान बेचा गया है या जिसने सामान खरीदा है और वो ये एक्सेप्ट करता है कि मैं बाद में पैसे देने के लिए तैयार हूं। तो बिल एक्सेप्ट करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं ड्रॉई। अब बिल ऑफ एक्सचेंज का ढांचा कुछ इस प्रकार का होता है, उसका स्पेसिमेन, कि उसमें एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसको पैसे मिलने के बारे में लिखा होता है। अब हो सकता है वो ड्रॉअर खुद ही हो, लेकिन टेक्निकल भाषा में ऐसे व्यक्ति को पेई कहते हैं। तो पेई वो हो गया तीसरी पार्टी जिसे पैसे मिलते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपकी हमेशा कितनी पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज होती हैं। नंबर 1 ड्रॉअर जो बिल बनाता है, नंबर 2 ड्रॉई जो बिल एक्सेप्ट करता है, और नंबर 3 पेई जो बिल के पैसे जिसको मिलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब पेई जो होता है वो आमतौर पे कोई भी हो सकता है, परंतु हमारे सवाल इस तरह से डिजाइंड होते हैं कि उसमें ड्रॉअर जो व्यक्ति होता है उसी को अंत में पैसे मिल रहे होते हैं। तो आमतौर पे हमारे सवालों के अनुसार ड्रॉअर व्यक्ति ही पेई व्यक्ति होता है। चलिए जी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए कि हर बिल की एक ड्यू डेट होती है। हालांकि इसको भी अलग अलग प्रकार के बिलों के हिसाब से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा जाता है, पर हम मान के चलते हैं कि हमारे किताब के अनुसार एक ही प्रकार का बिल है। और उस एक ही प्रकार के बिल की ड्यू डेट कैसे निकाली जाती है, आपको एक सिंपल सा उसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमारे हर बिल का एक समय होता है जिसे हम कहते हैं बिल पीरियड। हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 2 महीना, हो सकता है डेज में दे रखा हो तो 15 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, जो भी हमें बिल का पीरियड दे रखा होगा, उस बिल के पीरियड के आगे हमें 3 दिन के ग्रेस और जोड़ने पड़ते हैं। तो इतना सा नियम इसमें बस हमें याद रखना होता है। जब हम 3 दिनों का ग्रेस भी जोड़ देते हैं तो जो डेट आती है फाइनली उसे ड्यू डेट कहा जाता है, यानी कि इस दिन तो अब ड्रॉई को पैसा देना पड़ेगा, ये ड्यू डेट है। सर, अगर ड्यू डेट वाले दिन कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ जाए तो क्या होगा? पब्लिक हॉलीडे हमारे कोर्स में सिर्फ 3 ही कंसीडर की गई हैं। एक गांधी जयंती, एक इंडिपेंडेंस डे और एक रिपब्लिक डे। तो अगर कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ जाती है तो फिर हम एक दिन पहले वाला ले लेते हैं, यानी कि उस केस में आपकी ड्यू डेट 1 अक्टूबर या 14 अगस्त या 25 जनवरी हो जाएगी। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे या संडे है तो फिर ड्यू डेट को एक दिन आगे खिसका दिया जाता है, यानी कि नेक्स्ट डे हो जाती है। तो ड्यू डेट के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए। और तीसरी चीज है, कॉन्सेप्चुअल एंट्रीज पर बढ़ने से पहले कुछ छोटे छोटे मीनिंग्स, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बिल की डिस्काउंटिंग किसे कहते हैं, यानी कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब होता है कि ड्रॉअर जो बिल होता है उसको बैंक के पास लेके जाता है और बैंक से कहता है कि आप इस बिल को अपने पास अभी रख लो और मुझे तो बदले में आज ही पैसे दे दो। तो बैंक कहता है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बिल है 10,000 रुपए का और जिसकी ड्यू डेट है 3 महीने के बाद। तो हम बैंक के पास जाके वो बिल उसको दे देते हैं और बैंक से कहते हैं आप मुझे तो आज ही पैसे दे दो, 3 महीने बाद आप ही 10,000 लेते रहना ड्रॉई से। तो बैंक मान जाता है, लेकिन बैंक बहुत चालू है। बैंक कहता है कि मैं आपके बिल को डिस्काउंट तो कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ 100-200 रुपए अपने चार्जेस के लेने पड़ेंगे। तो हम उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस।
तो ये कहानी हमें पता होनी चाहिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल को लेकर। इसी तरह एक और टर्म आपको पता होनी चाहिए, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है, कई बार ड्रॉअर कहता है कि मेरे पास एक 10,000 रुपए का बिल है, लेकिन मुझे ये बिल किसी और को देना है, यानी कि मुझे किसी और को पैसे देने थे, लेकिन पैसे ना देकर मैं उसको ये बिल ही क्यों ना दे दूं। तो जिसको सरल भाषा में कहते हैं कि जब ड्रॉअर अपने बिल को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है, तो उसको हम कह देते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कई बार तो बिल्स को हम सेंट फॉर कलेक्शन भी कर देते हैं। सर ये क्या है? तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब होता है कि हम सिर्फ बैंक को संभाल के रखने के लिए बिल दे रहे हैं। दैट इज नॉट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, दैट इज सिंपली कि मैंने मान लो बिल अपनी जेब में रखा और वो बिल खो गया, या मैंने तकिए के नीचे रात को रख के सोया, सुबह देखा तो वो फट गया। तो इससे बेटर क्या है कि वो बिल मैं संभाल के बैंक के लॉकर में रखवा देता हूं। तो इसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो हम सिर्फ बैंक के पास बिल रखते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, तो इसको बोला जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सर और क्या टर्म्स हमें पता होनी चाहिए? और आपको पता होना चाहिए कि बिल का डिसऑनर होना क्या होता है। तो सर बिल का डिसऑनर होना क्या होता है जी? बिल का डिसऑनर होना होता है बच्चों की जब ड्रॉई ड्यू डेट पे पैसे नहीं देता। ड्रॉई ने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, आज तो ड्यू डेट थी, हमने ड्रॉई को फोन करा कि तुम आज पैसे दे रहे हो, ड्रॉई ने मना कर दिया। तो उस केस में हम ड्रॉई की शिकायत लगाने के लिए एक सरकारी ऑफिसर के पास जाते हैं जिसका नाम होता है नोटरी पब्लिक। क्या नाम होता है? नोटरी पब्लिक। और वो नोटरी पब्लिक अपने रजिस्टर में उस ड्रॉई का नाम नोट कर लेता है कि ये ड्रॉई बदमाश है जो लोगों के पैसे नहीं दे रहा। अब इस नोटिंग के बदले में वो पब्लिक नोटरी वाला व्यक्ति कहता है लाओ 20-30 रुपए मुझे दे दो। तो हमें वो 20-30 रुपए उसे देने पड़ते हैं, जिसको कहा जाता है नोटिंग चार्जेस। क्या कहा जाता है? नोटिंग चार्जेस। तो डिसऑनर में हमको ये कहानी पता होनी चाहिए। इसके अलावा बिल का रिन्यूअल जो है वो हमारे क्योंकि कोर्स में नहीं है, तो इसीलिए मैं उस पार्ट को टच नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर हमें बिल्स के बारे में ये कंप्लीट बेसिक कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें पता होनी चाहिए। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस की कि जर्नल एंट्री कैसे कैसे चलती है। तो देखो बच्चों, हमारे कोर्स के अंदर हमसे जब भी जर्नल एंट्रीज की बात होती है तो वो दो पार्टीज के संदर्भ में होती है। एक होता है ड्रॉअर जो बिल बना रहा है, और एक होता है ड्रॉई जिसने बिल को एक्सेप्ट करा। अब ड्रॉअर जो होता है, जैसा कि आप जानते हो, उसके पास बिल मिलने के बाद चार ऑप्शंस होते हैं। क्या क्या सर? या तो वो बिल को रिटेन कर लेता है अपने पास, कहता है मैं अपनी जेब में ही रख लूंगा, या वो ड्रॉअर उस बिल को डिस्काउंट करवा लेता है, जो मैंने आपको भी समझाया, यानी कि वो बैंक के पास जाता है और बैंक को कह देता है ये बिल आप रख लो, मुझे तो आज ही पैसे दे दो। या फिर वो ड्रॉअर उस बिल को क्या कर लेता है? एंडोर्स कर लेता है, यानी कि वो किसी और आदमी को दे देता है, जिसको हम एंडोर्सी कहते हैं। और या फिर वो ड्रॉअर उस बिल को सेंट फॉर कलेक्शन के लिए भेज देता है, यानी कि जो मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं ड्रॉअर के पास चार ऑप्शंस होते हैं हमेशा, कि वो बिल को या तो रिटेन कर ले अपने पास, या उसको डिस्काउंट करवा ले, या किसी और को दे दे, या सेंट फॉर कलेक्शन कर दे। तो उसी के हिसाब से जर्नल एंट्रियों को यहाँ पे रूप देने की कोशिश की गई है। खैर, सबसे पहले कहानी कहाँ से शुरू होती है? आओ, बॉलीवुड मूवी है, देखो, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सबसे पहले ड्रॉअर जो होता है वो गुड्स बेचता है उधार पे। तो गुड्स बेचने की आपने क्या एंट्री सीखी है? डेटर डेबिट टू सेल, सिंपल। तो पहली एंट्री आपको यहाँ पर क्या नजर आ रही है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। हाँ, अब अगर उसमें जीएसटी भी होगा तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि सेल के साथ हम आउटपुट जीएसटी को भी क्रेडिट करके चिपका देते हैं। तो देखो, हर केस में आपकी सेम एंट्री है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। और ड्रॉई जिसने सामान खरीदा, वो क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में? वो करेगा खरीदने की एंट्री, परचेज की एंट्री। तो परचेज की एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब आपने पढ़ रखा है, खरीदते समय अगर कोई जीएसटी होता है तो उस समय हम इनपुट जीएसटी को क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो ऐसा, इसलिए आप वहां पर वो देख रहे हो। लेकिन पॉइंट क्या है कि ड्रॉअर ने करी सेल की एंट्री और ड्रॉई ने करी परचेज की एंट्री। उसके बाद अब ड्रॉअर कहेगा मैं बिल बना रहा हूं। तो बिल बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना,
क्योंकि भाई अभी तो मैं ड्राइंग कर रहा हूं, अभी तो मैं लिख रहा हूं, तो लिखने की कोई एंट्री तो नहीं होती। लेकिन जब मैं बिल बनाने के बाद ड्रॉई को भेजूंगा और ड्रॉई उस पर दस्तखत कर देगा, यानी कि ड्रॉई उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो अब देखो कहानी में मोड़ आ गया, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तो अब मेरा ये बिल पक्का हो गया। तो मैं क्या एंट्री करता हूं, ड्रॉअर क्या एंट्री करता है, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, यानी कि मेरे लिए एक बिल्स रिसीवेबल नया एसेट क्रिएट हो गया। तो मेरी एंट्री हो रही है हर बार बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। और ड्रॉई क्या एंट्री करता है अपनी बुक्स में, ड्रॉई एंट्री करता है बिल को एक्सेप्ट करने की, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो ड्रॉई की बुक्स में एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो ड्रॉई की बुक्स में एंट्री हो रही है ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो हमने बिल को बनाया और ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस में हमारी एंट्रीज हो रही हैं ये। अब उसके बाद अगर हम बिल को रिटेन कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना, जैसा कि आप जानते हैं बिल को जेब में रख लिया तो नो एंट्री। सर लेकिन अगर हमने बिल को डिस्काउंट करवाया तो क्या एंट्री होगी, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब यहां पर जीएसटी का कोई ज्यादा रोल नहीं होता, तो उसको आप इग्नोर कर देना, यहां पर देख के डरना मत। तो एक बार रिपीट कर लो, आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बीआर अकाउंट। अब जीएसटी क्यों लगा रखा है सर, तो जिन बच्चों ने जीएसटी पढ़ा होता है वो जानते हैं कि किसी भी तरह के खर्चे पर हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स में जीएसटी को भी इनपुट जीएसटी के साथ डेबिट करते हुए दे रखा है, पर आप इसकी चिंता ना करें। आप सिंपल एंट्री याद रखना बिल डिस्काउंट कराने की, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। ठीक है जी। सर अगर हमने बिल को एंडोर्स कर दिया तो क्या एंट्री होगी, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बीआर, यानी कि हमने अपना बिल अब किसी एंडोर्सी को ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद चौथी एंट्री, सर अगर हमने बिल को कलेक्शन के लिए भेजा तो क्या एंट्री होगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब इसमें एक चीज गौर करने वाली कॉमन है, ध्यान रखना कि चाहे आप बिल को डिस्काउंट करवाओ, या चाहे आप बिल को एंडोर्स करो, या चाहे आप बिल को कलेक्शन के लिए भेजो, तीनों ही बातों में आपका बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह से आप थोड़ा याद भी रख सकते हो। अच्छा, ड्रॉई ड्रॉई की बुक्स में क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसीलिए तो ड्रॉई कर रहा है नो एंट्री, सिंपल। अब सर ड्यू डेट आ गई, अब क्या होगा जी, तो ड्यू डेट पर जैसे ही मुझे अब अपने बिल के पैसे मिलेंगे, क्योंकि बिल मैंने अपने पास रख रखा है, रिटेन कर रखा है, तो मेरी एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मुझे पैसे मिल गए। और सर अगर आपने बिल को पहले ही डिस्काउंट करवा रखा था तो मुझे अब कुछ नहीं करना। सर अगर आपने बिल को एंडोर्स कर रखा था तो मुझे कुछ नहीं करना। और सर अगर आपने बिल को कलेक्शन के लिए भेज रखा था तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। सर ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, उसने तो बिल के पैसे पे करे हैं, तो ड्रॉई ने क्योंकि बिल के पैसे पे करे हैं तो उसकी एंट्री हमेशा होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि उसकी लायबिलिटी अब खत्म हो गई और उसने हमें पैसे दे दिए, तो उसकी एंट्री बन रही है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर अगर ड्रॉई पैसे ना दे तो क्या होगा, टैं टैं टैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कहा था एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि डिसऑनर ऑफ बिल। तो इस पूरे पॉइंट को तो आप अच्छे से लर्न कर लेना कि इस केस में क्या एंट्री होती है। और मैं मान के चलता हूं कि हमें सवाल में नोटिंग चार्जेस भी दे रखे हैं, तो क्या होगा, तो बड़े ध्यान से सुनना। अगर बिल हमारे पास रिटेन्ड था और वो डिसऑनर हो गया, तो हम एंट्री करते हैं ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर टू कैश। इसमें कैश के अंदर हमें लिखना पड़ता है नोटिंग चार्जेस और बीआर के अंदर हमें लिखना होता है बिल का अमाउंट, और ड्रॉई को हमें डेबिट करना पड़ता है बीआर और नोटिंग चार्जेस दोनों के अमाउंटों को जोड़कर। तो बड़े ध्यान से देखना, ब्रैकेट में उन्होंने भी दे रखा है बिल के अमाउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों को जोड़कर आप ड्रॉई को डेबिट करोगे। केस 2,
अगर आपने बिल डिस्काउंट करवाया था और वो डिसऑनर हो गया तो आपकी एंट्री होती है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिसमें बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों को फिर से आप जोड़कर इकट्ठे लिख दोगे। तो डिस्काउंट हुआ हुआ बिल जब डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री होगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये याद रखना है। सर अगर बिल एंडोर्स करा था और वो डिसऑनर हो गया तो आपकी एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, और इसमें भी आपको बिल अमाउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों को जोड़ के लिख देना है। तो अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी यही दे रखा है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। सर अगर हमने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था तो क्या एंट्री होगी? तो पहले केस की तरह ही होगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश के अंदर हम नोटिंग चार्जेस अलग से लिखते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के अंदर बिल का अमाउंट लिखते हैं, और ड्रॉई अकाउंट डेबिट के अंदर हम दोनों को जोड़कर इकट्ठा लिख देते हैं। अब इतने क्रक्स को अच्छे से याद रखने के लिए एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, जब भी बिल डिसऑनर होगा तो चाहे आपने रिटेन करा हो, चाहे आपने डिस्काउंट कराया हो, चाहे आपने एंडोर्स करा हो, या चाहे आपने सेंड फॉर कलेक्शन करा हो, चारों में से कोई भी केस है, एक चीज याद रखना, हमेशा ड्रॉई डेबिट होगा, हमेशा, चारों ही केसेस में। हाँ, केस टू केस आपका क्रेडिट जो है वो बदल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, पहले केस में क्रेडिट साइड में बीआर और कैश आ गया, दूसरे केस में क्रेडिट साइड में बैंक आ गया, तीसरे केस में क्रेडिट साइड में एंडोर्सी आ गया, और चौथे केस में क्रेडिट साइड में बीएसएफसी और कैश आ गया। तो अलग अलग केसेस के हिसाब से डिसऑनर की अलग अलग एंट्रियां हमें याद रखनी पड़ेंगी। और सर सबसे मजेदार चीज, ड्रॉई क्या एंट्री करता है डिसऑनर की? वो हमेशा एक ही एंट्री करता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, उसको खर्चे देने पड़ेंगे, टू, किसे देने पड़ेंगे? ड्रॉवर को। तो ड्रॉई की बुक्स में हमेशा एक ही एंट्री होगी, बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉवर। तो इस तरह से कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाता है। तो अब देखो एग्जाम का क्वेश्चन कैसा बनेगा, बड़े ध्यान से सुनना, इस पूरे पेज से सारा कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले ड्रॉअर कहेगा कि मैंने सेल करी, तो आप एंट्री नंबर 1 के हिसाब से कर दोगे। फिर ड्रॉअर कहेगा मैंने एक बिल ड्रॉ करा जो ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर दिया, तो फिर आप एंट्री नंबर पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से कर दोगे। फिर वो कहेगा उस बिल को आपने या तो डिस्काउंट करा या एंडोर्स करा या बीएसएफसी करा, तो उस हिसाब से आप एंट्री नंबर 4 कर दोगे। फिर वो कहेगा कि ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर होने पर आप अलग अलग केसेस के हिसाब से अलग अलग एंट्री कर सकते हो। तो कुल मिलाकर वो हमसे इस चैप्टर में इसी तरह का एक क्वेश्चन बना देगा। तो आपको ड्रॉअर की और ड्रॉई की किताबों की हर एंट्री याद होनी चाहिए। तो ये था इसका कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल जर्नल एंट्री का हमारा डिस्कशन। तो ये था बच्चों हमारे आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको सारी चीजें इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस करी वो समझ आई हो। किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके भी मुझे जरूर बताना। और हमारे वॉरियर्स 11 बैच को ज्वाइन करने के लिए आरकेजी इंस्टीट्यूट के ऐप को आज तुरंत डाउनलोड करना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।